बीजेपी की अभी तक की पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो ये सूट तो करता नहीं है जो हो रहा है। एक शंकराचार्य, एक भगवाधारी मुख्यमंत्री, जी हाँ, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भगवा पहनते हैं और सीधा सीधा अगर उनको चुनौती दे रहे हो कि गौ माता को राजमाता घोषित करो और हिंदू होने का प्रमाण दो, और बहुत तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अलंकार अग्निहोत्री रिजाइन करके बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं SC/ST एक्ट वापस लो। और तीसरी तरफ यूजीसी का ताजा प्रकरण आप सब जानते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिस हिंदुत्व वोट बैंक के सहारे बीजेपी लगातार सत्ता में बनी हुई है, क्या अब ये सारे प्रकरण उसमें बिखराव पैदा करेगा? सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जिस तरीके से अलंकार अग्निहोत्री बाहर आ रहा है, जिस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्या योगी सरकार के खिलाफ कोई सियासी खिचड़ी पक रही है? कई सारे सवाल हैं और जिस सवाल के जवाब हम आपसे टटोलेंगे, आपसे मांगेंगे कि दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है। पीडीए की तरफ चुनाव को ले जाना चाहती है समाजवादी पार्टी, ये सबको पता है क्योंकि समाजवादी पार्टी को पीडीए सूट करता है। लेकिन ये जो तीनों प्रकरण हैं, एक सरकार से जुड़ा हुआ, एक बीजेपी के इंटरनल, और दूसरा और तीसरा हिंदुत्व के भीतर का, जो कि यह साफ कह रहा है कि SC/ST एक्ट हटाओ, यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो ब्राह्मणों के खिलाफ है, एक जाति विशेष से जोड़ दे रहा है। क्या समझा जाए कि दरअसल सत्ता को सीधा सीधा चुनौती देने की पेशकश है? हम इस सवाल को आगे लिए चलते हैं क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़े हैं। संदीप चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी डॉक्टर SK दुबे जुड़े हैं। दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार, जी हाँ, उत्तर प्रदेश, शिवाजी सरकार जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शिवाजी सरकार, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। दरअसल एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी को कहे कि आप हिंदू हो कि नहीं हो, इसका प्रमाण दे दो, और जो मुद्दा सीधा सामने रख दे कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो, ये तो सीधा सीधा, क्योंकि गाय सबके लिए पूजनीय होता है, और बीफ का निर्यात और तरह तरह की बात, क्या लोगों के जनमानस पे ये कितना असर डालने वाला है? पहली बात। दूसरी बात, ब्राह्मणों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, ये बात एक अधिकारी बोल रहा है और कह रहा है SC/ST एक्ट वापस लो। तो बार बार बीजेपी चुनाव लड़ती रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर, और अब हिंदुओं में ही जाति का फैक्टर लाने वाले कौन लोग हैं? तो सवाल यह उठता है कि पीडीए पर जो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने की सोच रही है और सफल होती दिखी है, आपको लग रहा है कि ये जो यूजीसी का प्रकरण, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की सीधा चुनौती, उधर अलंकार अग्निहोत्री का सीधा केंद्र सरकार राज्य सरकार को अल्टीमेटम, ये एक तरीके से साफ इशारा कर रहा है कि सत्ता को सीधी चुनौती है और हिंदुत्व बनाम जाति साफ दिखाई पड़ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? पहली बात तो, जिस तरह के आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आपका कहना है, अगर मैं ठीक ढंग से ले रहा हूं, जो भी हिंदू हो एक तरफ है कि नहीं, हिंदुत्व हिंदू नहीं है। अगर हिंदुत्व हिंदू होता तो बनारस में तमाम मंदिरें नहीं तोड़ता। विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे मंदिरें तोड़े गए, दाल मंडी के नाम पर दुकानें, और वो दुकानें जो हिंदुओं की दुकानें हैं और बीजेपी के वोटर्स की दुकानें हैं। और मणिकर्णिका घाट में जिस तरह से तबाही की जा रही है और इतिहास को मिटाया जा रहा है, वो कोई हिंदू नहीं कर सकता। वो तो औरंगजेब ने किया था, पर उसने भी इतने मंदिरें नहीं गिराई थी जितने थोड़े से वक्त में इन लोगों ने गिराई। तो हिंदुओं को ये रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो ये सिद्ध हो चुका है कि हिंदू जो है, ये मान के चलना कि हिंदू का मतलब जो है एक पार्टी में होना, जैसा ये कहते हैं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। दरअसल वो लोग कहते हैं कि हम इनके संरक्षक हैं, हम हिंदू कॉज के लिए लड़ते हैं।
वो ऐसा कहते हैं। और आपने देखा भी कि बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ भी है, सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक जागरण, वो इस सरकार में ज्यादा हुआ है। तो ऐसा ऐसा साफ तौर पर दिखता है कि ये प्रो हिंदू गवर्नमेंट है जो हिंदुओं के बारे में सोचती, जी इसलिए नहीं, मैंने ऐसा कहा। मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रख रहा हूं। अगर हिंदुओं के बारे में वो सोचते कि हिंदुओं के मंदिरें तो जरूर न तोड़ते, मणिकर्णिका घाट तो जरूर न तोड़ते, चित्रकूट में मंदिरें तो जरूर न तोड़ते, अयोध्या में मंदिरें नहीं तोड़ते, और विंध्याचल में भी मंदिरें नहीं तोड़ते। अगर कोई मंदिर तोड़ता है वो हिंदू तो नहीं हो सकता है, न हिंदू के लिए वो काम कर रहा है, वो हिंदू के व्यापारीकरण के लिए काम कर रहा है, हिंदू को कंज्यूमर की तरफ देखता है। और हिंदू का कंज्यूमरिज्म पे जो है, हिंदुओं की जमीनों का व्यापार करके, जैसा अयोध्या में हमने देखा, 1 करोड़ का 2 करोड़ की जमीन एक दिन में 18 करोड़ की हो जाती है। तो हिंदुओं का व्यापारीकरण जरूर किया गया है, हिंदू एज ए कंज्यूमर इन्होंने ट्रीट जरूर किया है, पर हिंदू को हिंदू की तरह नहीं ट्रीट किया गया है। और ये जो चीजें हैं लगातार लोगों के जनमानस में ये प्रभाव डाल रही है। आज शंकराचार्य अविमुक्ताचरण के साथ क्या झगड़ा है कि वो इनके साथ नहीं है, और कह रहे हैं कि वो हिंद इनके साथ चूंकि नहीं हो तो शंकराचार्य नहीं है। तो अगर हिंदू होता, हिंदू तो किसी भी संत की पूजा करता है, किसी भी संत के सामान्य रूप से श्रद्धा करता है, किसी संत का अपमान नहीं करता है। अगर किसी भी संत का अपमान किया जाता है, उसकी जाति कुछ भी हो सकती है, कोई और डॉक्टर भी मत आलोक हो सकता पांडे है उसका, डॉक्टर तो आलोक निश्चित रूप पांडे से ये डॉक्टर आलोक हिंदू या पांडे जो हिंदुत्व जो नहीं है। जो पार्टी राम मंदिर के लिए लड़ी, ठीक है, जो जिस पार्टी ने उसके लिए लगातार आंदोलन किया, राम मंदिर की सुनवाई हो ये इंश्योर किया, कोर्ट में खड़ी रही, और उसी पार्टी को अगर ये कहा जाए कि नहीं वो हिंदू विरोधी है, ये किस तरह का तर्क है? फिर वो हिंदू समर्थक कौन लोग हैं? मैं डॉक्टर आलोक पांडे यही पूछना चाह रहा हूं। हाँ, हो सकता है उनके कुछ ऐसे और भी मामले हों जिसको लेकर के आप सवाल उठा सकते हैं, और गुजरात में पहले भी ऐसा हुआ है कि डेवलपमेंट और हिंदुत्व का कॉकटेल दिखा था सड़कों पर, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको बुलडोज कर दी गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है, देखिए मैं कोई जजमेंट देने नहीं बैठा हूं, मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि ये जो सारे बड़े शस्त्र थे इस सरकार के, क्या ये शस्त्र कमजोर होते दिखाई पड़ रहे? अगर ब्राह्मण सवाल उठाने लगे कि भाई SC/ST एक्ट वापस करो, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, आप इस बात को देखिए। अगर शंकराचार्य कहने लगे कि भाई किसको, योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री को कहें कि आप हिंदू हैं तो आप हिंदू साबित करिए अपने, तो सवाल ये उठ रहा है कि ये आवाज कहां से आ रही है? अभी यहां पर कोई जैसे और कोई फैक्टर होता तो कह देते वो फला फैक्टर है, फला फैक्टर। ये आवाज भी अंदर से ही उठती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये 2027 से पहले की आवाज है। क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि 27 का चुनाव पूर्णतया जातिगत होगा, या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई सियासी खिचड़ी पक रही है, या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि जो UGC का ताजा प्रकरण है, बीजेपी कोई नया कोर्स ले रही है पॉलिटिक्स को लेकर के? क्योंकि जिस तरह OBC को इंक्लूड किया गया, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या बीजेपी नए रास्ते पर चलने को तैयार है? मैं यही बस सवाल उनसे कर रहा था और यही सवाल आपसे कर रहा हूं। पंकज जी, पहली बात यह है कि अगर कोई कोई 1000 साल में शिवाजी को छोड़ दिया जाए तो कम से कम इस पार्टी के सिवाय कोई पार्टी नहीं है, और पिछले 75 साल में तो कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो हिंदुओं के पक्ष में खुल के बोले। जवाहरलाल नेहरू को देखो, सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में वो बंदा क्या बोल रहा था राष्ट्रपति से। तो वहां से शुरुआत करो, इंदिरा गांधी से लेकर के अगर आप चले आओ मनमोहन सिंह तक। मनमोहन सिंह कहते थे इस देश में अगर किसी का अधिकार है तो केवल माइनॉरिटीज का, वही मुसलमानों का। और रह के बाद हिंदू न होने की, तो अखिलेश यादव ने इनको तो बहुत लटकाया था, इन शंकराचार्य जी को कितनी लाठी मारी थी अखिलेश यादव ने इनको, भूल गए क्या? तो अखिलेश यादव मुसलमान थे कि हिंदू थे जो इनको इतना लठ पड़ी थी? तो इसलिए
शंकराचार्य जी का जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, इनकी वोट कैपेसिटी क्या है मुझे नहीं पता, और ये किसके इशारे पर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक षड्यंत्र जरूर है कि हिंदुओं को जो यूनिटी आई है, हालांकि उसमें बीजेपी भी उत्तरदायी है, विपक्ष और अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे संत हिंदुओं को नहीं तोड़ पा रहे, लेकिन इनके जो कुछ कारनामे ऐसे हैं, उसमें से यूजीसी बिल भी है जिसमें आप यूबीसी को जोड़ते हैं और उसके साथ एक पक्षी सवर्णों को ही आप अपराधी बना देते हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न उठना तो शुरू हो गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात नाजायज है कहना कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की विरोधी है। अगर आपको किसी भी जगह पर जो पुराने हैं, सैकड़ों साल से मंदिर बने हैं, उस जगह को ब्रीदेबल भी बनाना है, उस जगह को भव्य बनाना है, तो करना क्या होगा? जो छोटे छोटे से मंदिर बने हुए थे, आपको उनको निस्तारण करके एक भव्य रूप देना ही पड़ेगा अगर आप उसे भव्यता तक ले जाना चाहते हैं। सऊदी अरब में जब मस्जिदें थी बहुत सारी, तो एक मक्का की मस्जिद को निर्माण करने के लिए आसपास की सैकड़ों हजारों मस्जिदों को तोड़ा गया। तो क्या कहा जाए कि सऊदी अरब की जो मस्जिद सरकार है वो इस्लाम विरोधी सरकार है। तो इस तरह की कुतर्क गढ़ देना एक प्री मानसिकता होती है लोगों की कि जो हिंदुत्ववादी सरकार है उसको बदनाम किया जाए। अब दूसरा प्रश्न कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव जातिवाद के आधार पर होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के जो इस यूजीसी बिल और या इसकी घटनाक्रम के बाद ये बात तय हो गई कि चुनाव आप दोनों तरफ जा सकता है, जातिवाद की तरफ भी जा सकता है और धर्म की तरफ भी जा सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने नंगे तारों को छू लिया जिसमें 45-50 हजार वोट का करंट दौड़ रहा था और उन्हें चप्पल भी नहीं पहना, प्रिकॉशन भी नहीं लिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो विपक्ष है उसको बेहतरीन एक मौका दिया है। अब विपक्ष के पास देखना होगा कि वो कैसे जो सवर्ण वर्ग जो अभी इसमें चल रहा है सोशल मीडिया में, कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, कि एसआईआर में सरकार को अंदाजा लगा है कि सवर्ण 35% तक पहुंचता है। तो मान लिया जाए कि अगर सवर्णों की ये स्थिति है तो सवर्ण बगैर तो भारतीय राजनीति नहीं चलेगी। इसीलिए अखिलेश यादव भी पोलाइट है, सवर्णों के अगेंस्ट ही बोल रहे हैं और ओबीसी और दलितों के समर्थन में भी एक सामान्य बात कह रहे हैं। तो अब दो डिवीजन देखिए, अगर अलंकार अग्नोत्री का देखा जाए तो ओबीसी और जनरल वो मिलाकर के राजनीति करना चाहते हैं, और जो इस समय अखिलेश यादव बना रहे राजनीति वो ओबीसी और एसटी एसटी की राजनीति है। तो ये राजनीति 85 बनाम 15 की तो है, लेकिन उसमें 15 कौन होगा? एसटी एसटी बतौर अलंकार अग्नोत्री या पीडीए 85-15 बकौल अखिलेश यादव। तो ये जाति एक लड़ाई की शुरुआत तो है, लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी, ये मुद्दा भी थोड़ा सा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 2-4-5 महीने में शायद भारतीय जनता पार्टी इसका कोई काट निकाल ले, और विपक्ष ये चाहेगा कि इसकी काट ना निकले और नहीं, चुनाव पर जातिवाद वो मैं आने वाला कुछ समय बाद तय हो जाएगा। देखिए वही बात तो समझ में संदीप चौधरी नहीं आ रही। अगर बीजेपी हिंदुत्व की ही राजनीति कंटिन्यू रखना चाह रही तो यूजीसी के ताजा प्रकरण को देख करके क्या समझा? यही तो लोग पूछना चाह रहे हैं कि भले ही विपक्ष पीडीए पर राजनीति करना चाह रही, जाति पर राजनीति करना चाह रही थी, लेकिन पिछले 10-12 साल से बीजेपी ने मोटे तौर पर विपक्ष को कामयाब होने नहीं। आपने लोकसभा में देखा, ठीक है, लोकसभा में अब लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कहा जा रहा था संविधान बदल देंगे, इसीलिए लोग नाराज थे, लेकिन लोगों को समझ में बात आ गई। पर जो यूजीसी का ताजा प्रकरण, अलंकार अग्निहोत्री ब्राह्मण कह रहे हैं कि नहीं, इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो। दूसरा, अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, भाई शंकराचार्य अपने आप में सबसे बड़ी पदवी होती, वो सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि आप हिंदू हैं, साबित करिए। और उस पर जब हमारे संवाददाता ने पूछा भी कि अरे वो एक संप्रदाय से आते हैं, भगवा पहनते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने हमसे पूछा आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, हमने प्रमाण दिया, उसी तरीके से हम भी उनसे पूछ रहे हैं, वो प्रमाण दें। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने ही एक चाल में फंसती हुई नजर आ रही है? बीजेपी के समर्थक ही अब जाति की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भाई अगर ब्राह्मण कहने लगे कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है बीजेपी के शासन, तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज है बीजेपी के लिए। क्या आप देख रहे हैं कुछ लोगों का
ये एक तरीका है, कुछ लोगों का द्वारा उठाया गया कदम है, जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ एक कहा जाए तो सियासी जो कहते हैं ना सियासी खिचड़ी पक रही है कि भाई कैसे उनको डिसलॉज किया जाए। आप कैसे देखते हैं संदीप चौधरी? देखिए पंकज जी, पिछले कुछ समय से ये चीजें लगातार चल रही है, हम लोगों ने कई बार डिबेट्स भी की हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे देखता हूं जैसे आपने अलंकार जी का नाम लिया, अलंकार अग्निहोत्री, कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उन्होंने रिजाइन किया है। एक चीज तो साफ साफ समझ में आ जाती है कि ये राजनीति का एक टूल है, राजनीति का एक पार्ट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो इस बार का चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी से लड़ेंगे इसमें अभी थोड़ा संदेहास्पद है कि वो सपा से लड़ेंगे या वो कांग्रेस से लड़ेंगे। रही बात शंकराचार्य की, शंकराचार्य जी को आप ऐसे मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम अभी कुछ समय से, या ये मान लीजिए कि स्नान के टाइम से ही ये इतना ज्यादा विरोध शुरू हुआ है, इसके पहले टकराव की स्थिति नहीं थी। हालांकि स्टेटमेंट सरकार के खिलाफ उनके लगातार आते रहे, और ये चाहे कोई शंकराचार्य हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई किसी गुरुद्वारे से जुड़े हो या किसी सामाजिक उससे जुड़े हो, इस तरीके का विरोध समय समय पर होता रहा है, पार्टी के अंदर से भी होता रहा है। अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात करें तो देखिए वो ब्राह्मण भी हैं, बड़े नेता भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, तो उनके साथ भी टकराव की स्थिति आई, लेकिन बीजेपी पे फर्क नहीं पड़ा। सत्यपाल मलिक बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, इस तरीके का विरोध हुआ, सरकार के उनके बीच में टकराव हुआ, लेकिन कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। इस तरीके से जसवंत सिंह है, यशवंत सिन्हा है, ये चीजें लगातार, आज तो बाहर के लोग हैं, बीजेपी के अंदर से भी ये चीजें आई। फर्क नहीं, तब पड़ता है पंकज जी जब जनता विरोध करने पर उतर जाए और जनता ये मान ले कि बीजेपी अब हिंदुत्व की बात नहीं कर रही है, जनता ये मान ले कि बीजेपी अब सनातन की बात नहीं कर रही है, जनता ये मान ले कि इन्होंने अब इस्लाम की बात करनी शुरू कर दी है या पाकिस्तान में आस्था जतानी शुरू कर दी है, तब मुझे लगता है बात में फर्क पड़ सकता है कि हिंदू का मुद्दा छोड़कर अब इस्लाम का मुद्दा बीजेपी अपना रही है। लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी राजनीति है जो बीजेपी ने करने की कोशिश की है। जहां तक मैं समझता हूं, बीजेपी ने पुराने चुनावों का एनालिसिस किया है जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था, उसमें पीडीए की वजह से समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी बन उभरी। ऐसे में बीजेपी अपना एनालिसिस भी करेगी, उस पर काम भी करेगी। बीजेपी को ये लगा कि स्वर्ण समाज तो अपना है और न विरोध के मूड में, अभी ऐसा कोई विरोध दिखाई भी नहीं देता था, लेकिन अगर पीडीए या समाजवादी पार्टी को झटका देना है तो हमें एससी एसटी और जो ओबीसी है उसको किस तरीके से हम अपने साथ जोड़े ताकि ये पार्टियां धराशायी हो जाए। लेकिन जो स्टेप है, जिस तरीके से हम कई बार एक स्टेप आगे चलते हैं फिर बैक लेना पड़ता, तो मुझे लगता है चलिए जो बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाया था आ, वो कोर्ट आ, के माध्यम से ही रहे सही, लेकिन बैकफुट पर है। चलिए बैकफुट पर है। पर एसके दुबे जी, आप तो बहुत खुश होंगे, आपकी पार्टी जो चाहती थी, जिस मुद्दे पर चुनाव को ले जाना चाहती थी, बीजेपी खुद ब खुद ऐसा कर रही है, या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी अब ओबीसी में ज्यादा इनरोड्स चाहती है? उसको यह पता चल चुका है कि 50% से ज्यादा वोट ओबीसी का है, इसलिए ये यूजीसी में जो ताजा बदलाव दिखाई पड़ा, और उसके बाद भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हो, तो ये जो कदम बढ़ा है बीजेपी का उसी तरफ है। जो आप लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें जीत गए उसका एक जवाब है। आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह की राजनीति होती दिखाई पड़ रही है, एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस बार मुद्दा हिंदुत्व तो नहीं होगा, इस बार जाति के सांचे में चुनाव होगा। और इसीलिए यूजीसी के मामले में जजमेंट भी आया तो आपका बयान बड़ा साधा था, बड़ा नपातुला था। और अभी डॉक्टर आलोक पांडे कह रहे हैं ना कि अभी एसआईआर की जो गणना है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब फॉरवर्ड्स भी 35% हैं, तो फॉरवर्ड को भी एक्सक्लूड कोई पार्टी नहीं कर सकती। तो गंभीर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लोकसभा चुनाव से पूरा पैटर्न बदल गया है? क्या उत्तर प्रदेश में अब आप देख रहे हैं कि जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जाति बनाम हिंदुत्व, किसका होगा प्रभुत्व? यही टॉपिक है हमारा, और यही हम आपसे सवाल करना चाह रहे हैं कि जिस पर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या चुनाव उसी ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है?
नहीं नहीं, चुनाव जो बेसिकली लड़ा जाएगा वो महंगाई बेरोजगारी पे लड़ा जाएगा, आप ये देख लेना। ठीक है, जाति एक मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से बीजेपी ने ये पूरा अब आप प्रपंच रचा अगर है, महंगाई आप बेरोजगारी पे लड़ा जाता एस के दुबे जी, तो अलंकार अग्निहोत्री रिजाइन करते और आपके बड़े नेता उनको फोन करते। भाई आप जाति पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है ना, आप भी चाहते हैं अगड़ों में बंटवारा हो। आपको मजा नहीं नहीं, आता है देखिए जब ये जब ब्राह्मण विधायक एक जगह बैठ के लिट्टी चोखा बाटी चोखा की पार्टी करते, क्योंकि आपको पता है कि ब्राह्मण वोटर्स हैं, अगर वो हमारी तरफ आ गए तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। नहीं नहीं, देखिए देखिए पंकज जी, ये जाति व्यवस्था हिंदुस्तान का एक अहम रोल अदा करती रही और करती रहेगी। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ऐसा ही चलता रहेगा इस हिंदुस्तान में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं। आप देखिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टेटमेंट, उन्होंने क्या कहा, आपने भी सुना, हमने भी सुना, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने भी सुना उनका, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अन्याय करता हो तो वो बचना नहीं चाहिए, और निर्दोष छूटने निर्दोष पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आप देखिए एससी एसटी जो एक्ट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर चुकी है, हाई कोर्ट ने कई बार बोला है कि उसमें दुरुपयोग होता है। हमारी दुश्मनी किसी से हो गई, हमने किसी एससी वाले को पकड़ा और उसको पैसे और उसका लालच दे के हमने केस करवा दिया। हाँ, वो केस झूठा। अब आप बताइए, दुश्मनी किसी और की, और उसमें कौन गया, कौन? एससी एसटी एक्ट के तहत ऐसे भी केस देखने को मिले हैं। और कहीं ऐसे ऐसे भी देखने को मिले कि दुश्मनी है तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने कहा एससी एसटी एक्ट लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ नफरत है हमें आपसे और हमने आपको केस ठोक दिया आपके ऊपर। तो इस तरीके के भी केस देखने पड़े। हकीकत में एससी एसटी एक्ट की जरूरत कहाँ पे है, किसको है? जो ग्रामीण इलाकाओं में आप देखते हो सबसे ज्यादा, शहरों में इतना नहीं, ग्रामीण इलाकों में जहां पर उन्हें दबाया जाता है वहां पर उसकी जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य कि कुछ जो एससी एसटी एक्ट के जो नेता हैं उसको वो तूल देते हैं, जो नए नए नेता उभरे हैं अभी। लेकिन वो दुर्भाग्य इस देश का कि इस तरीके से आप मिसयूज कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा तो नहीं है कि इसमें जनरल ही आ गए, इसमें तो ओबीसी पे भी तो केस होते हैं। तो कहने का मतलब, कोई भी नियम आप केंद्र सरकार बनाए, राज्य सरकार बनाए, ऐसा पारदर्शिता वाला नियम होना चाहिए कि अन्यायी जो है, जो जो नफरती है, जो ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे को अन्याय कर रहा है, वो बचना नहीं चाहिए। वो किसी भी धर्म कम्युनिटी से हो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी जात से हो। लेकिन हो क्या रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये तो समय की मांग है, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो तो आपने क्या ये बोला क्या कि क्या चुनाव क्या का क्या मामला, तो क्या निश्चित तौर क्या पर पंकज जी एस आप के दुबे देखिए, जी एस के दुबे जी, क्या मान लिया जाए समाजवादी पार्टी अलंकार अग्निहोत्री के सुर में सुर मिला रही है? मान लिया जाए समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल स्टैंड बदलने लगा है? नहीं, हमारा हमारा एक ही स्टैंड है और वो कायम रहेगा कि कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। डॉक्टर आलोक पांडे, नियम ये ऐसा किस बनाना तरह चाहिए। का स्टेटमेंट है? ये बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। मतलब जो बात कभी घुमा फिरा के बीजेपी करती थी, अब वो बात समाजवादी पार्टी कर रही है, डॉक्टर आलोक पांडे। और इसीलिए अलंकार अच्छी बात अग्निहोत्री इंपॉर्टेंट दिखाई पड़े उनको उनको अच्छी समाजवादी बात पार्टी है। के बड़े नेता का सवा- फोन आता है जब वो रिजाइन करते हैं। सवालों का कोई तो सुनने वाला हो, अगर बीजेपी नहीं सुनेगी तो समाजवादी पार्टी सुने, क्या दिक्कत है उसमें? भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ब्राह्मण और बीजेपी का नाता हुआ है कि बीजेपी पति और ब्राह्मण पत्नी, पति कितो बदतमीजी करे, पत्नी उसे छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा बीजेपी के नेता कहते हैं कि ब्राह्मण चाहे जो कुछ हो जाए। अरे तो पत्नी आजकल समझते नहीं, पत्नी बहुत जल्दी तलाक दे देती है, औरतों को तलाक देने में अब समय नहीं लगता अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे। तो ब्राह्मण तुरंत बीजेपी छोड़ देगा अगर भारतीय जनता पार्टी इसी नीति पे चलेगी। हमारी कोई भारतीय जनता पार्टी से कॉन्स्टिट्यूशनल समझौता थोड़ी ना हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को से हमारी शादी हो गई है। बीजेपी वाले नेता समझते रहे पंडितों को, सवर्णों की, तो उनके हम जल खरीद गुलाम है, हम है थोड़ी ना। समाजवादी पार्टी दिल से हमें प्यार करेगी, हम समाजवादी पार्टी के हो जाएंगे। ये हमें मोहब्बत करे तो, दिखावा न करे, स्थिर रहे
अखिलेश यादव जी पत्रकारों से उनकी जाति न पूछे, उन्हें अपमानित न करें। अभी 4 दिनों पहले प्यार दिखाते हैं, 5वें दिन पंडितों को थपड़िया देते हैं बातों में। तो ये जो अनस्टेबल प्यार है समाजवादी पार्टी का सवर्णों से, अस्थिर प्रेम है, इससे डर लगता है साहब। अगर ये स्थिर प्रेम करने लगे समाजवादी पार्टी वाले, तो भारतीय जनता पार्टी की जो ब्लैकमेलिंग है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये गुरूर है कि सवर्ण उनको छोड़ के नहीं जा सकता, वो कल सवर्ण छोड़ने के लिए तैयार है। तो इसलिए अच्छी बात है, ये हमारे पास तो जितने ऑप्शन होंगे उत्तर प्रदेश में, जितनी पार्टियां हमको प्यार करेंगी, एक पार्टी के ऊपर हमारी निर्भरता जितनी कम होगी, कम से कम हमारे साथ उतना कम अत्याचार होगा। अत्याचार से हम बचेंगे, वरना एक पार्टी के साथ जो नेता है वो पंडितों को तो खरीद गुलाम समझ रखे हैं, तो उनके साथ तो अत्याचार होगा ही होगा। यूजीसी में आप अत्याचार सामने देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि तो हमारे जो सवर्ण है, हमारे जल खरीद गुलाम है, इनको चाहे जितना दबा लो। तो आप इतना दबा लेंगे कि सवर्णों के बच्चों को फ्रीली पढ़ने का अधिकार नहीं देंगे। इस हद तक की जो बदतमीजी है भारतीय जनता पार्टी की, इस हद तक का जो एरोगेंस है भारतीय जनता पार्टी का, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन अब देखना ये है कि समाजवादी पार्टी का जो नया मोहब्बत जाकी है सवर्णों से, क्या वाकई ये स्थिर रहेगी या एक छोटा सा झटका लगते ही ये मोहब्बत खत्म हो जाएगी और उत्तर प्रदेश का सवर्ण फिर विकल्पहीन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सवर्णों के पास अभी विकल्पहीनता है। पंडित जी की चोटियां सुरक्षित रहे, पंडित जी का तिलक सुरक्षित रहे, पंडित जी की बेटी सुरक्षित रहे, पंडित जी की बेटी पर कोई गलत नजर न डाले। अगर समाजवादी पार्टी ऐसा कोई वादा करती है और वो वादे पे खरी उतरती है, तो हमारे लिए यानी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के लिए समाजवादी पार्टी भी सवर्णों के लिए समाजवादी पार्टी से हमारी कोई व्यक्तिगत जाति या सामुदायिक दुश्मनी थोड़ी ना है। चलिए, दुश्मनी थोड़ी ना है, ये बात तो ये कह रहे हैं। शिवाजी सरकार जी, मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा, ब्राह्मणों की आबादी 10 से 12% बताई जाती है। अब अगर उनकी वाकई नाराजगी 12 से 14%। 12 से 14%, ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। और इनको गोलबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये चुनावी प्रयास आप देख रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन ज्यादा संख्या में ब्राह्मण्स ने वोट किया भाजपा को। पर आपको लग रहा है कि इस बार भले ही एमएलएज ने मीटिंग कर ली हो, भले ही अलंकार अग्निहोत्री रिजाइन कर दें, लेकिन यूजीसी का ऐसा ताजा प्रकरण है जो कि इस बार ब्राह्मण को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि वोट किसको करें। इस तरह की बात आपको दिखाई पड़ती है, और इसीलिए बार बार मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या इस बार का चुनाव पुख्ता तौर पर, क्योंकि देखिए आज भी मुख्यमंत्री, कल भी मुख्यमंत्री बोले हैं कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ है और वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व और डेवलपमेंट के कॉकटेल पे चुनाव लड़ती, लेकिन अब जो पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है उसमें साफ साफ जाति दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि क्या इसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी अब नए तरीके से ओबीसी दलित गठबंधन जोरदार तरीके से बनाने का प्रयास कर सकती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। बीजेपी ने जो है ये समझ लिया है कि हिंदुत्व और हिंदू एक चीज नहीं है, और इसलिए वो नए नए कार्ड्स खेलते जा रहा है। ये यूजीसी में जो किया गया है वो साफ साफ बताता है कि बीजेपी को अपने जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उन पर भरोसा कम हो गया है, और इसलिए बीजेपी, अगर आप देखें, नए नए वोटर्स की तलाश में है, जो कई उनमें से जुड़े थे, पर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो कटते हुए दिखे, और ये बीजेपी के लिए एक अलार्म बेल साबित हुआ। और इसलिए जो यूजीसी का जिस तरह से वो लेकर आए, हालांकि वो काफी दिनों से वो पड़ा हुआ था, कर सकते थे, नहीं कर सकते, चाहते तो ना करते, पर जिस तरह से उन्होंने किया उससे उन्होंने लगा कि शायद समाजवादी और अन्य पार्टियों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कट के उनके पास आ जाए। जो पीडीए का जो समाजवादी की कोशिश है वहां पर कहीं घात लगाने की कोशिश है, और उसमें 10-12% या 12-14% जो भी आप कह लें, ब्राह्मण पूरा पूरा साथ तो कभी जाता नहीं है। और दूसरी चीज, अगर ब्राह्मण जाता है तो ब्राह्मण दूसरे को जातियों को भी लेके जाता है, ये भी एक सच्चाई है। इसलिए ब्राह्मणों का हटना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अगर ब्राह्मण हटेगा तो उसके साथ तमाम और कई जातियां जो जुड़ी होती है, कई
ट्रेडिशनली जुड़े होते हैं। ब्राह्मण को वो अपना सामान्य रूप से सामाजिक नेता मानते हैं और उसके साथ जुड़ते हुए चलते हैं और चलते रहते हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो वोट है वहां भी शिफ्ट होगा। तो इसलिए इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उसमें निश्चित रूप से ही ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक जो चर्निंग है वो हमें दिख रहा है। और इस सामाजिक चर्निंग में मैं समझता हूं कि विपक्ष जो है वो खुद परेशान है कि क्या करे वो, जैसे कि अभी दुबे जी जो है साफ साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, अगर विपक्ष सीधे सामने होके खड़े हो जाए, सिर्फ यही नहीं, बजट में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अगर जातिगत आधार पे ले ले तो बजट में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जातिगत आधार पे जो है बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको सूट नहीं करता है, तो वो भी नहीं, खिसक सकते हैं। इसलिए ये इसीलिए तो सोचना इस वक्त इसीलिए तो नहीं। ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है ना कि बरेली मजिस्ट्रेट का इस्तीफा और 7 फरवरी को दिल्ली कूच की धमकी, क्या यह केवल एक अधिकारी की बगावत है या सवर्ण समाज के भीतर व्यवस्था के खिलाफ पनप रहे गुस्से का बड़ा संकेत? संदीप चौधरी जी, यही बात है, क्योंकि पहले भी प्रयास हुआ है और पहले ये विफल रहा, असफल रहा है। हाँ, देखिए पंकज जी, मैं आ रहा हूं, आप सरकार साहब अपनी बात खत्म और ये करना चाहते हैं। जातिगत आधार भी जो है डिवाइड एंड रूल का आधार, तो उसमें उनको अगर फायदा हो गया तो बीजेपी उसको क्यों छोड़ना चाहेगी? बीजेपी की ये कोशिश है। अब उससे ब्राह्मण रहे या न रहे, क्योंकि तमाम ब्राह्मणों के दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर से थोड़े से दूर में तमाम ब्राह्मण और बनियों के दुकानें और घर उन्होंने दहा दिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, ऐसा चित्रकूट में और बनारस में ही नहीं हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। तो इसलिए जातिगत आधार लगता है बीजेपी चाहती है वो अपना जातिगत आधार को शिफ्ट करे। जी हाँ, मैं संदीप चौधरी जी यही आपसे पूछ रहा था कि ये जो अग्निहोत्री साहब का जो करामात है, इसको आप ये देख रहे हैं कि ये एक अधिकारी की बगावत है। मैं हैरान इसलिए होता हूं कि अगर यूजीसी के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है तो एक जाति का नाम क्यों लेते? वो पूरे सवर्ण की बात करें या वो उन तमाम जाति की बात करें जो इससे पीड़ित हो सकता है। वो सिर्फ ब्राह्मण की बात क्यों करें? सवर्ण में सिर्फ ब्राह्मण ही तो नहीं है। ये एक बड़ा संकेत है। इसी में मुझे राजनीति दिखाई पड़ती है कि उनका यूजीसी के खिलाफ विरोध कम, कहीं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ जो है विरोध तो नहीं है। 2027 के चुनाव को देखते हुए अगर वाकई उनका विरोध है तो वो विरोध होना चाहिए कि भाई ये लॉ अनजस्ट है, ये किसी को न्याय नहीं दिलाएगा पर अन्याय करा देगा, बेकार में लोग फंस जाएंगे, ये एकदम अनजस्ट है, क्योंकि पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि एक सामान्य वर्ग का लड़का अपराधी होगा। ये बात समझ में आती, पर सामान्य वर्ग में तो कई जातियां आती, तो फिर एक जात की बात क्यों कर रहे हैं अलंकार अग्नि? पॉलिटिकल एम्बिशन है, किसी के इशारे पे कर रहे हैं। ब्राह्मणों को गोलबंद क्या बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रहे हैं? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या है संदीप चौधरी? देखिए पंकज जी, जो अलंकार अग्निहोत्री जी हैं वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं, किसी पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसके लिए तो हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अभी हमारे शिवाजी सरकार जी ने भी कही कि ब्राह्मण को टारगेट करना या ब्राह्मणों को फेस बनाना या ब्राह्मण का सामने आना। देखिए, जब पंडित नेहरू की सरकार बनी और देश का ब्राह्मण नेहरू परिवार को ब्राह्मण मानता था, वो चाहे राजीव गांधी तक का दौर था, तो देश में कांग्रेस का एक छत्र राज चलता रहा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की सरकार बनी, सतीश चंद्र मिश्रा जी उसमें उनके साथ थे, एक ब्राह्मण चेहरा सामने था और देश के ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया, मायावती की सरकार बनी। अखिलेश की जब सरकार बनी उसमें कितने ब्राह्मण थे? तो जिधर भी ब्राह्मण चलता है, बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी की सरकार बनी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप जाटों की बात करेंगे, ठाकुरों की बात करेंगे, गुजरों की बात करेंगे, मराठों की बात करेंगे, पर मैं जाटू में जानता हूं, अगर पंडित जी ने ये कह दिया कि चौधरी साहब मंगलवार में अंडा नहीं खाना है, हनुमान जी का दिन है, तो कोई जाट क्या कोई हिंदू मेरे ख्याल से अंडा नहीं खाएगा। अगर पंडित जी ने कह दिया कि इस खेत पे ट्वेल लगवानी है, तो वो सारी चीज छोड़ करके कहेगा इस खेत पे ट्वेल लगेगी। अगर पंडित जी ने कह दिया कि आज का मुहूर्त ठीक है, तो वही मुहूर्त ठीक है। तो जो पंडित समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, वो हिंदू किसी भी जाति का हो, उसको दिशा देने वाला
ब्राह्मण समाज है, इसलिए ब्राह्मण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए उठा करके हिस्ट्री, जब तक कांग्रेस की जो बागडोर ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के हाथ में रही, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, मेरे ख्याल से इस तरीके की कभी कोई चीजें नहीं आई। इसलिए ब्राह्मण को हथियार बनाया जा सकता है, और अगर ब्राह्मण डिगा तो बीजेपी की राह मुश्किल हो जाएगी। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। नहीं, ये आपको आपको गुरेज नहीं है, पर एक सवाल बार बार उठ रहा है ना कि बीजेपी का जो एकीकृत हिंदुत्व का एजेंडा है, अब क्या वाकई जातिगत पहचान के दबाव में बिखर रहा है? भाई लिट्टी बाटी चोखा की पार्टी हुई, लोगों ने लाइटली लिया या मीडिया में रिपोर्टेड हुआ, लेकिन हुआ कि पिछले 2 चुनाव से देखा जा रहा है ये बीजेपी को और ज्यादा संख्या में वोट दे रहे हैं। पर डॉक्टर आलोक पांडे, यूजीसी का ताजा प्रकरण, शंकराचार्य का सरकार के खिलाफ बोलना, अलंकार अग्निहोत्री का इस तरीके से बोलना कि ये एक जाति विशेष के खिलाफ अन्याय हो रहा है, हम सब लोगों को बुलाएंगे, दिल्ली इकट्ठा करेंगे और एक पार्टी को विलेन बनाना। आपको लग रहा है कि सवर्णों और पिछड़ों के बीच में जो संतुलन बनाने की लाचारी है बीजेपी की, अब बीजेपी उसमें नाकामयाब हो रही है या बीजेपी ने एक नया रास्ता तय कर लिया? पंकज भाई, सबसे बड़ी बात तो जो अलंकार जी की है, अलंकार जी से ब्राह्मणों की बात करते हैं, ऐसे बीच बीच में तो खबरें आती हैं कि भाई प्रशासन में सिर्फ क्षत्रियों की चलती है, ब्राह्मण उपेक्षित है। ब्राह्मणों ने वो भी स्वीकार कर लिया अगर ये सच है। ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो ठीक है, हमें कम से कम हमारी शिखा नहीं पकड़ी जा रही, हमारा अपमान नहीं हो रहा। लेकिन जब शंकराचार्य जी सही है गलत अलग बात है। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भटकों की शिखा पकड़ना और शिखा पकड़ के उनका मारना, ये ब्राह्मणों को बहुत खला। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और ब्राह्मण हूँ, सैकड़ों ब्राह्मणों से बात भी करता हूँ, कांटेक्ट में भी हूँ। उनके रोष को, जो मेरे आवाज में रोष होती है, वो मेरी अकेले नहीं होती। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों की आवाज के रूप में मेरे अंदर वो रोष होता है, और जो बगैर डरे मैं बोलता हूं। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक, ऐसा नहीं कोई भी पार्टी, आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव के कोर बैंक को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसमें नुकसान करके बढ़ाएगी। ना ना ना, मैं शिवाजी सरकार की इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी जानती है उसका कोर वोट बैंक तो ब्राह्मण सवर्ण है, उसको नुकसान पहुंचा के इंटेंशनली विलिंगली ना, ये जरूर है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या अरे ये कहा, ये तो अपने हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो जो ये होता है ना कि दोस्त बाहर बोले ये तो पक्का वाला अपना, उसको 2 बातें सुना लेंगे तो भी, लेकिन वो 2 बातें आप सुनाते रहोगे तो एक आदमी के अंदर भर जाता है कि अबे जब देखो तो हमें सुना देता है। ऐसी दोस्ती रह जाए, भाड़ में जाए, अब इसकी एक बात नहीं सुनेंगे, आप इसकी एक बात नहीं सुनेंगे। दैट वाज यूजीसी। आप सवर्णों के पढ़ने का अधिकार जब आप उसमें हमला करें, आपने नौकरियां 70-75% तक रिजर्व कर दी, हम चुप रहे कि भाई दलितों के साथ अत्याचार हुआ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ, आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 65, 70, 75% तक का रिजर्वेशन ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने स्वीकार किया, नहीं आया रोड पे। एसटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया कि भाई एफआईआर में एक कम से कम बड़ा अधिकारी होना चाहिए। दलितों ने इस देश को जला दिया, 10, 15, 20, 50, 100 लोग मरे उसमें, तब भी समझ चुप रहा कि भाई दलितों के साथ अत्याचार हुआ है और उनके साथ नहीं होना चाहिए। अगर विशेष अधिकार भी है तो चलो ठीक है, हम बर्दाश्त करेंगे। 90% तो फर्जी केस है, सवर्णों ने बर्दाश्त किया। लेकिन आप हमारे हजारों साल पुराने हमारे ज्ञान की परंपरा पर हमला करेंगे, आप हमें पढ़ने से वंचित करेंगे, आप हमें स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने से वंचित करेंगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। ये एक ऐसा बीजेपी ने काम किया जिस पार्टी से ब्राह्मणों ने, सवर्णों ने अपने खून से सींचा, जिसे खून से सींचा, लहू से सींचा, ये पार्टी अछूत थी। नहीं, वो सारी बात ठीक है, पर आप हमको आप देखिए, ये तो अभी सब जुडिस मैटर है, कोर्ट तय करेगी, ठीक है, पर ओपिनियन का बड़ा शार्प डिवीजन है लोगों के बीच में, इसको लेकर के अब डिबेट चल पड़ा है। पर मैं आपसे यही बात तो समझना चाह रहा हूं और यही बात मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूं। अलंकार अग्निहोत्री के पीछे कोई संगठन है, कोई एजेंडा है? स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे कोई संगठन है, कोई एजेंडा है, क्या है? क्योंकि मैं अगर रिजर्वेशन के ऊपर समाजवादी पार्टी डॉक्टर एसके दुबे का आप देखें कितना संतुलित जवाब ये दे रहे हैं, इनके नेता दे रहे हैं, मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड बदला है।
स्टैंड बदला है। समाजवादी पार्टी एकोमोडेटिव हो रही है, उसको ब्राह्मण वोटर के रूप में एक बड़ा चंक दिखाई पड़ रहा है, ये साफ मालूम चल रहा है। पर ये अलंकार अग्निहोत्री द्वारा सिर्फ ब्राह्मणों की बात करना, ये एक सवाल खड़ा करता है। और इसीलिए और वो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं कहा तो शंकराचार्य जी के पास। देखिए पंकज जी, शंकराचार्य जी के गुरु जो थे उनकी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पता थी, और जब गुरु जैसे वैसे शिष्य, उनकी भी आइडियोलॉजी पता है कि एक मोटा मोटा झुकाव उनका किस तरफ है। और जिस तरह से अलंकार जी ने इस्तीफा दिया, ये नाराजगी अकेले पर नहीं है। मुद्दा बड़ा इसके उठा दिया ना जो आधार भाई, बता रहे हैं, मुद्दा बड़ा उठा दिया ना। अब तो ये कह रहे हैं कि तमाम साधु संतों को लिखेंगे और कहेंगे कि 40% निर्यात यहीं से होता है। मुद्दा भाई, कल तक विरोध कर रहे थे, उनकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन एक ऐसा मुद्दा सामने रख दिया है, वो मुद्दा भी तो बहुत बड़ा है ना, वो मुद्दा भी तो बहुत बड़ा है। और वो दावा कर रहे हैं मैं साधु संतों को लिख रहा हूं, ये कह रहे हैं मैं ब्राह्मणों को एक कर रहा हूं। तो ये राजनीति क्या है? देखिए सीधी सी राजनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सवर्ण जिस बड़ी मात्रा में जुड़ा है, और वो एक जो उसके साथ एक वेब बनाता है, जैसा कि भी संदीप भाई ने कहा, संदीप चौधरी जी ने, मैं सहमत हूँ। मेरे फादर दरवाजे में बैठे रहते हैं, 100 लोगों से रोज इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ भी कान में फूंक देंगे, धीरे धीरे वो बात जाती है, प्रभाव डालता है। ब्राह्मण केवल संख्या के आधार पर मत जाइए, सवर्ण केवल संख्या के आधार पर मत जाइए। जब भी सवर्ण जिसके साथ रहा, सत्ता उसके साथ रही है, ये ज्यादातर बार सिद्ध हुई है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। बस उसने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अब ये बात ये है कि गुड़ बड़ा हंसिया गले में फंसा है, निकलेंगे तो भी दिक्कत है, उगलेंगे तो भी दिक्कत है। अगर ये यूजीसी में समर्थन करते हैं, ओबीसी नाराज नहीं करते हैं, यूजीसी का जैसा तैसा है, तो सवर्ण नाराज। चलिए आप दुबे जी से ये सवाल कर ही लें, क्योंकि दुबे जी के लिए बड़ा मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर खुश होगी। और यही तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फॉर्मूला बीजेपी के भीतर की इस जातिगत रार का फायदा उठाकर 2027 के चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए तैयार है? डॉक्टर एसके दुबे। देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो बात मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। आखिरकार अगर 4 लोग घर में हैं और आपके परिवार में 4 लोग हैं, आप 5वें हैं, तो कम से कम आपका 2 के साथ तो संबंध अच्छा होना चाहिए, मतलब 3 मेजोरिटी में तो होने चाहिए कि नहीं। एक जनरल चीज आप सोचिए, इस देश में 4 शंकराचार्य और चारों शंकराचार्य अगर केंद्र सरकार के खिलाफ हो जाते हो, तो इसका सीधा सीधा संदेश है कि कहीं ना कहीं वो काम सिर्फ अपने वोट बैंक तक काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम का जो एंगल लेके सिर्फ वोट बैंक पाना चाहती है, सनातन का कोई प्रॉपर काम नहीं करना चाहती, जिससे सनातन का डेवलपमेंट हो, सनातनियों का भविष्य तो ये सवाल तो शंकराचार्य पे भी उठता है ना दुबे जी, ये सवाल शंकराचार्य पर भी उठता है ना कि हिंदू जागृति के लिए उन्होंने कितना कुछ किया। ये सवाल उठता है। वो संस्कृत के विद्वान हैं, वो अपने मठ में रहते हैं, राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। इसीलिए तो ये जो जातिगत नेता हैं, जिन्होंने इस तरह का काम करने में मेहनत की, कोशिश की, वो ज्यादा बड़े आइकॉनिक फिगर हो गए हैं, और शंकराचार्य का वो प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। एक थॉट ये भी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सुनिए पंकज जी, अब जब आपने ये बात की ना, मेरा भी टीवी न्यूज चैनल था, अभी मैंने छोड़ दिया गुजरात में। मैं एक बार स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का इंटरव्यू लेने गया, मैंने पुरी शंकराचार्य जी का भी इंटरव्यू लिया। मैंने इन दोनों लोगों को बोला कि हमने कहा आप लोग बीच का जो टाइम था ना, ये 90, 80 और ये 2000 के उस टाइम आप लोग कहाँ थे? कि हिंदू जो था, हिंदुओं को दिशा निर्देशन देने वाला कहाँ थे आप? क्योंकि उसी के बीच में आसाराम बापू हो, चंदा स्वामी हो, राम रहीम हो, ऐसे लोग जो जलेबी खाओ और आप ठीक हो जाएंगे शुगर, ऐसे लोगों की भरमार हो गई। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की निष्क्रियता हमारे सनातन पे भारी पड़ी। लेकिन जब आए तब सही, अब कम से कम इतना तो हो रहा है कि अब चारों लोग जागृत हुए हैं और चारों लोग एक बार फिर मैदान में, तो निश्चित तौर पर उसमें सनातन के लिए। लेकिन जब सरकार जो अपने आप को इस चीज के लिए कहती हो कि नहीं हम सनातनियों की सरकार है, हम हिंदुओं की सरकार है, और वो जब गाय माता कट रही हो, निर्यात उसका बढ़ रहा हो, तो सवाल तो पूछना जरूरी है शंकराचार्य जी महाराज का
इसमें तो कहीं कोई नहीं। आप पहले से कुछ भी कहें कि डॉक्टर आलोक पांडे समाजवादी पार्टी बीफ को लेकर के चिंता जता रही है। बहुत बड़ा चेंज दिख रहा है मुझे, वही मैं कह रहा हूं। ये एक बड़ा सवाल है। दुबे जी, हाँ बोलिए। नहीं, ये उससे नहीं है। ये सवाल जो है वो तो पूछा जाएगा ना सरकार से। और भारतीय जनता पार्टी, जब आपको अगर पंकज कुमार हिंदू हैं, ओके सर्टिफाइड, तो पंकज कुमार हिंदू हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बोल दिया, और क्योंकि पंकज कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट दे देती है कि आप तो हिंदू है ही नहीं, आप नकली हिंदू हैं। तो भैया ऐसा तो इस देश में तो नहीं चलेगा। कम से कम कि आप सर्टिफिकेट देंगे। आपकी बातों को सुनकर के लग रहा है कि अलंकार अग्निहोत्री और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के पीछे कौन संगठन है, कौन है। मैं यही सवाल समझना चाह रहा था। बहरहाल ये बात चारों संगठन के साथ है भाई। नहीं, ठीक है। हम हिंदुस्तान के हर धर्म गुरु के साथ हैं जो देश को तरक्की पहुंचाए, देश के लोगों के भला करे, हम उसके साथ हैं। एक बात कहना चाह रहा था, नहीं, अभी विपक्ष में है तो साथ में है, लेकिन गणेश विसर्जन में इन्होंने पिटाई भी करवाई थी जबरदस्त तरीके से। वो भी है हमें याद है। अभी इसका भी जवाब दे दूं। अभी इसका भी जवाब दे दूं पंकज जी, इसका भी एक छोटा सा जवाब। अभी पांडे जी बोल रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने स्वामी जी जब दंडी स्वामी थे उन पे लाठियां बरसाई। आपको याद है तमिलनाडु में क्या हुआ था? वो तो तब चलिए समय की सीमा खत्म हो रही है। पर फिलहाल ये जो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, एक बात तो बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि जबरदस्त तरीके से वहां सोशल चर्निंग होने वाला है। जो जिसका पारंपरिक वोटर था, क्या उसके साथ बना रहेगा या वो भी विकल्प की तलाश में। बीजेपी पर ये जो यूजीसी के जो नए नियम है, ताजा प्रकरण है, उसके बाद कई सारी ऐसी जातियां हैं जो उनके वोटर्स पारंपरिक तौर पर रहे हैं, पर क्या नई परिस्थिति में उनके साथ जुड़े रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अलंकार अग्निहोत्री और स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे उत्तर प्रदेश की चुनाव में कितने अहम होंगे, कितने महत्वपूर्ण होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। संदीप चौधरी जी, डॉक्टर आलोक पांडे, डॉक्टर एस.के. दुबे, शिवाजी सरकार जी, अब उत्तर चाहिए में आप शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर
और शाही पनीर मसाला। डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।